हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं सचिन कुमार स्टडी विद यूपीएससी चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम यहां पर आगामी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए जैसे यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस, अदर्स वाइज एंड यूपीएससी प्री 2022 को मद्देनज़र रखते हुए हम यहां पर पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट को कवर करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं मेरे साथ और देखते हैं कि आने वाली परीक्षाओं 2022 प्री में हम कितना अच्छा टारगेट कर सकते हैं पॉलिटी सेशन से लेकर। तो सबसे पहले हमें पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन को यह समझने की ज़रूरत है कि पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या डिफरेंस है, यानी संविधान में और राज्य व्यवस्था में क्या डिफरेंस है। बहुत से लोग आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं यानी राज्य व्यवस्था दोनों को एक ही मान लेते हैं, जबकि वो एक नहीं है। हमारा यूपीपीसीएस का सिलेबस डायरेक्ट कहता है और साफ साफ शब्दों में कहता है कि पॉलिटी अलग, कॉन्स्टिट्यूशन अलग। तो आइए चलिए आप मेरे साथ चलिए देखते हैं क्या डिफरेंस है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में। सबसे बड़ी चीज़ यह है किसी भी परीक्षा को में सफलता पाने के लिए सबसे पहली बात अपने सिलेबस पर मजबूत पकड़ होनी चाहिए। आइए चलते हैं, देखते हैं फिर क्या डिफरेंस है बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटीज में। तो मेरे साथ चलिए आप। तो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में डिफरेंस, संविधान क्या है। संविधान एक तरीके से कहें तो उन प्रावधानों का संग्रह है, संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिस पर किसी देश का शासन चलाया जाता है, अर्थात शासन व्यवस्था सार्वजनिक जीवन का चयन किया जाता है। सार्वजनिक जीवन, आइए समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज रूल्स एंड प्रोविजन ऑन द बेसिक्स विच कंट्री इज गवर्नेड, यानी संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है जिनके आधार पर किसी देश का शासन चलाया जाता है और सार्वजनिक जीवन का संचालन कहता है। अब सार्वजनिक जीवन को समझने की कोशिश करेंगे। सार्वजनिक जीवन है जैसे कि हमारी कानून व्यवस्था, राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, ये सब क्या, ये संविधान है। अब आता है राज्य व्यवस्था, पॉलिटी अप्लाइड फ्रॉम टू कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट्री डील्स विद, यानी संविधान, राज्य व्यवस्था संविधान का वह व्यवहारिक रूप है, संविधान राज्य व्यवस्था का वह व्यवहारिक रूप है जिसको संविधान लागू करने के क्रम में मुद्दे और विषयों को उभर कर सामने आते हैं, उनको हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। राज्य व्यवस्था हमारी तीन चीज़ों पर डिफाइन करती है। नंबर एक, लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, यानी संसद के कानून। दूसरा करती है रूल्स ऑफ जुडिशरी, यानी न्यायालय के निर्णय। तीसरा होता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन। चलो आप अब ये तो समझ ही गए होंगे कि इसको कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान में क्या डिफरेंस। अब आप कहेंगे कि ये तो हमारे को समझ ही नहीं आया, ये तो हमने किताबों में पढ़ा है। तो आइए हमें समझाने की कोशिश करूंगा। हम एक आर्टिकल लेते हैं, आर्टिकल 17, आप सब भली भांति परिचित होंगे। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी की मनाही करता है। अब ये तो हमारा संविधान का हिस्सा हो गया क्योंकि संविधान में वर्णित है। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि अनटचेबिलिटी क्या है, मतलब अस्पृश्यता क्या है, इसको समझने के लिए आइए। आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता की अंत, आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। तो अस्पृश्यता ये व्यवहार में बहुत अच्छा आर्टिकल, लेकिन सैद्धांतिक रूप में बहुत अच्छा आर्टिकल है। जब हम इसको व्यवहार में लागू करेंगे तो बड़ी समस्या आती है इस आर्टिकल को पढ़ने में। इस आर्टिकल पढ़ने में दो बड़ी समस्याएं आती हैं।
समझते हैं। पहला नंबर 1 कि आर्टिकल 17 कहीं ये डिफाइन नहीं करता कि अनटेबिलिटी ये होगी, अस्पृश्यता ये होगी। तो एक तो सबसे बड़ी कमी यही हो गई कि, और ये देखिए काफ़ी बार स्टेट पीसीएस, यूपी पीसीएस, एमपी पीसीएस, यूके पीसीएस में ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि संविधान में वर्णित आर्टिकल 17 की व्याख्या क्या है। तब आपसे कोई क्वेश्चन आए तो आप वहाँ टिक करना, इनमें से कोई नहीं। तो एक फैक्ट तो ये हो गया। आप दूसरा चलते हैं कि भाई इसका निर्धारण कैसे करें, हम इसका निर्धारण कैसे करें कि अस्पृश्यता ये माना जाना चाहिए या वो, मतलब XYZ जिसको लेकर मानते हैं कि अस्पृश्यता का दंड होना चाहिए। ये तो हमने मान लिया भाई अस्पृश्यता मना ही करता है, दंड देता है, लेकिन अब इसको हम कैसे डिफाइन करें कि ये अस्पृश्यता है। तो आइए इसी को समझते हैं आगे। लेकिन व्यवहार में जब इसको लागू करेंगे तो वही दंडनीय अपराध है। तो अब ये क्या डिफाइन करेंगे कि दंड क्या देना चाहिए, क्या नहीं देना चाहिए। क्योंकि दंड कई प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कारावास, नंबर 2 क्या जुर्माना लगाया जाना चाहिए, क्या इसको जुर्माना लगाना चाहिए तो कितना, क्या इसको मृत्यु दंड देनी चाहिए, नहीं। तो ये तो हमारा कहीं संविधान डिफाइन नहीं कर रहा। तो इसी को आगे चलते हैं। जब राज्य व्यवस्था को कहते हैं ना, राज्य व्यवस्था, अब वो बढ़ कर आती है। इसका अधिकार हमारे कानून, संसद के कानून में मिलता है। और संसद क्या करती है, कानून बनाती है, वो डिफाइन करती है। अब संसद बोलेंगे कि संसद ने कौन सा कानून बनाया, तो संसद ने कानून बनाया था अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955, जो ये है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955। अब इसी को मॉडिफाई कर दिया गया है 1976 में। इसको मॉडिफाई यानी इसका नाम बदल कर रख दिया गया है नागरिक अधिकार संरक्षण नियम 1955। नागरिक अधिकार 1976 कर दिया गया, 1955 को मॉडिफाई करा था। और जब इसको मॉडिफाई कर दिया, और तो ये आता है हमारा राज्य व्यवस्था का हिस्सा। आपको सिर्फ आर्टिकल पढ़कर ही नहीं छोड़ना है, उसके साथ साथ समझना है कि कहाँ वेब है, कौन सा संसद का कानून है, कौन सा न्यायालय का निर्णय है, कौन सा मतलब इसको लेकर चलते हैं, कौन सा इस तरीके से ही पॉलिटी। और उनको आप बहुत से लोग देखते होंगे, आपने संविधान हूबहू 395 आर्टिकल 470 टोटल याद मिल जाएंगे, लेकिन नहीं, वो सिर्फ बेस पर काम कर सकता है। लेकिन हमें जब मेंस लिखना होता है ना, तो इन्हीं सभी को डिफाइन करना होता है। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाता हूँ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को। आर्टिकल 19 अभिव्यक्ति की आज़ादी, आप तो समझते होंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी। जब अभिव्यक्ति की आज़ादी आती है तो ये आर्टिकल आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा। ये कहाँ पर है, 19 क्लोज ए के सब क्लोज फर्स्ट के सब क्लोज ए में। ये भी मैं आगे बताऊंगा क्लोज क्या होता है, सब क्लोज क्या होता है, शेड्यूल क्या होती हैं, या आर्टिकल क्या होता है, ये सब अभी आगे डिफाइन करेंगे हम। तब ये आर्टिकल 19 को लेकर काफ़ी बार वाद विवाद हुए, बहुत से न्यायालय के निर्णय आने के बाद न्यायालय वालों ने मतलब एक तरीके से माना गया क्या प्रेस की स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकार है, क्योंकि ये जब क्या एक इंटरनेट मौलिक अधिकार है, ये हमारे संविधान में कहीं नहीं है वर्णित, तो फिर ये कहाँ का हिस्सा बन जाता है, ये राज्य व्यवस्था का हिस्सा बन जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट में अभी पीछे मैं अभी आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा किस केस में आया, ये पूरी एक फ्लो क्लास में बताऊंगा कि मौलिक अधिकार, इंटरनेट का मौलिक अधिकार कैसा है। ये अभी देख लीजिए सबरीमाला विवाद, ये कोई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ा ही लिखा हुआ, लेकिन व्यवहार में लागू है। इसी को कहते हैं सार्वजनिक जीवन का संचालन करना। अब वो आगे चलते हैं और आते हैं अपने एक मेन टॉपिक्स पर, जिसका नाम है, आगे चलते हैं संवैधानिक संस्थाएं। आप संवैधानिक संस्थाओं के बारे में पढ़े जरूर होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि नीति आयोग कैसी संस्था है, योजना आयोग कैसी है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कैसी संस्था है, पिछड़ा आयोग कैसी। चलिए तो आज इन्हीं को डिफाइन कर देता हूँ मैं आपके साथ, और आज के बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल यानी सांविधिक संस्थाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं होती हैं।
कि कौन सी होती है सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं, क्योंकि इनका वर्णित संविधान में होता है। अब जैसे कि ले लें फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 280 वित्त आयोग, आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग, इसी तरीके की संस्थाओं को कहते हैं। अब आप समझ गए होंगे कौन सी संवैधानिक संस्थाएं कौन सी नहीं। अगला आता है अनकॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं, जो कि संविधान में तो वर्णित नहीं है और संविधान के विरुद्ध भी है। अब आप कहेंगे ऐसा क्या? हाँ, ऐसा होता है। जैसे कि आप समझिए उल्वा, दूसरा समझिए बब्बर खालसा, ये सब कैसी हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब तीसरा चलते हैं, एक आता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। अब एक्स्ट्रा का मतलब बहुमत समझ लेना कि गैर अपना, ये होती हैं हमारी गैर संवैधानिक। ये ऐसी संस्थाएं होती हैं जो ना तो संविधान में वर्णित हैं और ना ही किस असंवैधानिक है और ना ही संवैधानिक है ये। अब सवाल उठता है कि ऐसा होता है? हाँ, होता है। देखिए योजना आयोग अभी पीछे काफी चर्चा में रहा और आप सबने देखा भी होगा, योजना आयोग इसी का हिस्सा था। और नेक्स्ट योजना आयोग के बाद आता है योजना आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, ये सभी इसी का हिस्सा होते हैं। और फिर चलते हैं हम, ये होती है हमारी दो तरह की। एक होती है सेंचुरी बॉडी यानी सांविधिक संस्थाएं, एक होती हैं जो स्टेचुरी बॉडी होती हैं, इनका वर्णित हमेशा संविधान द्वारा करा जाता है, संसद के निर्णयों द्वारा बनाई जाती है, उनको स्टेचुरी यानी संवैधानिक संस्थाएं कहते हैं। अब दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव, समझने की कोशिश करते हैं, अभी समझाता हूँ। एग्जीक्यूटिव बॉडीज, पीपीटी शायद डिलीट हो गई है, कोई नहीं। एग्जीक्यूटिव बॉडीज क्या होती हैं? एग्जीक्यूटिव बॉडीज वो होती हैं जो संसद के कानून से तो नहीं निर्माण होती हैं या बिना उसके कार्य करती हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के आदेश से कोई कानून बनता है, उनको क्या कहेंगे हम? एग्जीक्यूटिव बॉडी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में नीति आयोग, सॉरी बहुत बड़ा बड़ा हो रहा है, थोड़ा छोटा लिखता हूँ। नीति आयोग। अब आप आई होप आप समझ गए होंगे कि नीति आयोग कैसी संस्था है। इसी तरीके से पढ़ना होता है कि आप लोग बोलते हैं कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है पेपर कभी आउट ऑफ सिलेबस आता ही नहीं है, बहुत से सिलेबस में मेंशन करा होता है। इसी तरीके से हम समझने की कोशिश करना और आगे अपनी एक तैयारी को एक अच्छे डायरेक्शन में चलना, और आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। आगे मैं आपके लिए बहुत अच्छे टॉपिक्स लाने वाला हूँ। अभी तो ये मैंने शुरुआत करी है। चलिए फिर मिलते हैं कल। हाँ, और एक बात और ध्यान, एक